हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, हम सीयूईटी की तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई में हमने कवर अप नहीं करे थे लेकिन वो सीयूईटी के सिलेबस में है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको सबसे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी है बिफोर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी। और अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें सीयूईटी की तैयारी में। बच्चों, जो सीयूईटी के 3 स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, उन तीनों में से जो मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज, जिसमें पहले भी बच्चे 200 में से 200 नंबर ला चुके हैं। तो वो क्या स्ट्रैटेजी है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं टू स्कोर 100% मार्क्स और द बेस्ट मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। और उन टॉपिक्स को भी अंडरस्टैंड एंड लर्न करना शुरू करेंगे जो हमने सीबीएसई में कवर अप नहीं करे थे। तो आज की वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट का एक सिंगल टॉपिक जो हमने सीबीएसई में कवर अप नहीं करा था वो डिस्कस करूंगी, और साथ साथ जो स्ट्रैटेजी है जिसमें 5 फोकस एरियाज हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती रहूंगी। So let's connect to commerce and let's start learning the new topics that we did not cover up in the CBSE syllabus. बच्चों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उस स्ट्रेटेजी की जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि कौन सी ऐसी बेस्ट स्ट्रेटेजी है जिससे आप सीयूईटी में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। उस स्ट्रेटेजी को मैंने नाम दिया है ट्रस्ट। That is the strategy to focus on 5 important areas. Number 1, time management skills. Number 2, revise already covered topics. Number 3, understand, learn and revise the new topics. Number 4, stick to NCERT only for all the topics. And number 5, try the practice of maximum mock papers. तो ये 5 फोकस एरियाज है बच्चों जिन पे ध्यान देकर आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं सीयूईटी की। चलिए अब चलते हैं उन टॉपिक्स की तरफ जो हमने सीबीएसई में कवर अप नहीं करे थे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि चैप्टर 1 और 2 में कोई चेंज नहीं है। जो सारे टॉपिक्स हम सीबीएसई में कर चुके हैं वही टॉपिक सीयूईटी के भी हैं, लेकिन चैप्टर 3 में एक इंपॉर्टेंट एडिशनल टॉपिक है जो हम आज कवर अप करने वाले हैं, economic environment and its impact on business and industry with special reference to liberalization, privatization and globalization. ये तीनों टर्म्स बच्चों आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन एक बार फिर से इसका मीनिंग जो है वो रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में आई थी जिसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसका क्या इंपैक्ट हुआ ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो बच्चों, लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडस्ट्रीज। 1991 से पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो अंडर लाइसेंसिंग थी, लेकिन वो सारी लाइसेंसिंग हटा दी गई बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे, और कुछ ही इंडस्ट्रीज, 5 या 6 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ही लाइसेंसिंग की कैटेगरी में रही। बहुत सारी तरह के कंट्रोल्स, रेस्ट्रिक्शंस, परमिट्स, कोटास, ये सब हटा दिए गए इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। 1991 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मेजर फोकस क्या था कि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया जाए इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। Then come to the third component, that is the globalization. Globalization का मतलब होता है integrating the various economies of the world. जो domestic economy है उसको किस तरह से अदर फॉरेन इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट किया जाए और एक ग्लोबल इकोनॉमी बनाई जाए। तो बच्चों, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के। अब हमारे सीयूईटी के सिलेबस में हमें क्या और सीखना है कि इन तीनों कंपोनेंट्स की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा इंडस्ट्री एंड बिजनेस पे वो क्या है। उसके लिए मैंने यहाँ पर हेडिंग्स लिख ली हैं। सबसे पहले आप अपने पास हेडिंग्स नोट कर लीजिए। कंपटीशन से रिलेटेड चेंजेस हैं, customers, need for modification, need for developing the human resources, technology upgradation, market shift,
loss of support to the public sector and more emphasis on the exports। तो ये टोटल 8 इम्पैक्ट हैं जिनको हमें अब डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए कंपटीशन की अगर हम बात करें तो 1991 की मेजर पॉलिसी से पहले ज्यादा कंपटीशन नहीं था, लोकल कंपटीशन ही था। जो बिजनेस फर्म्स थी उन्हें सिर्फ लोकल कंपटीशन ही फेस करना पड़ता था, लेकिन ये जो लोकल कंपटीशन है वो किससे शिफ्ट हो गया, वाइडर कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज ऑल्सो। क्यों? क्योंकि एलपीजी की वजह से बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज थी वो कन्विंस हुई, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ की गई, तो फॉरेन कंपनीज ने भी इंडिया में आके बिजनेस करना शुरू करा और जो लोकल फर्म्स है उन्हें फॉरेन कंपटीशन भी फेस करना पड़ा। उसके बाद कस्टमर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कस्टमर्स के पास वाइडर चॉइस अवेलेबल हो गई और कस्टमर्स क्या हो गए, मोर डिमांडिंग। और उन कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटर्स को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा एडवर्टाइजिंग पर, उनको सारी चीजें बतानी पड़ी, अपडेट करना पड़ा कस्टमर्स को अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, और जो मार्केट थी वो बायर्स मार्केट बन गई। अब देखते हैं कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे क्या क्या चेंजेस आए बिजनेस एंड इंडस्ट्री की। 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज से पहले जो बिजनेस फर्म्स है वो लंबे टाइम की पॉलिसीज बनाती थी, 5-5, 6-6 साल की। लेकिन जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बिजनेस और इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म पॉलिसीज बनानी पड़ी, उनको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी पड़ी, जो ओल्ड पॉलिसीज थी उनको मॉडिफाई करना पड़ा अकॉर्डिंग टू द चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट एट दैट टाइम। So another impact is that there was a need for modification in the old policies and formulation of the new policies, which are short-term policies, not the long-term policies. उसके बाद देखते हैं कि फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेस में किस तरह की जरूरतें महसूस होने लगी। ह्यूमन रिसोर्सेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस और इंडस्ट्रीज को ये रियलाइज हो गया कि उनको अब स्पेशलिस्ट, ट्रेन एंड डेडिकेटेड वर्कफोर्स और एम्प्लॉइज चाहिए in order to face the stiff competition. So another impact was there was a need to develop the human resources. अनट्रेन्ड वर्कर्स से अब काम नहीं चलेगा, ये रियलाइज होना शुरू हो गया बिजनेस और इंडस्ट्रीज को, और उन्होंने वर्कर्स की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे, स्पेशलाइजेशन पे खर्चा करना शुरू कर दिया। और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज ही नहीं बल्कि फिजिकल रिसोर्सेज में भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जरूरत महसूस होने लगी। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी ऑन इंप्रूविंग द टेक्नोलॉजी सो दैट दे कैन इंप्रूव द क्वालिटी एंड दे कैन रिड्यूस द कॉस्ट एंड दे कैन फेस द वर्ल्ड कॉम्पिटिशन। और इसकी वजह से स्मॉल फर्म्स को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड कर सकें, तो उन्हें और भी ज्यादा कंपटीशन और चैलेंजेस फेस करने पड़े। उसके बाद अनदर मेजर चेंज था बच्चों, मार्केट शिफ्ट। 1991 से पहले प्रोड्यूसर्स ओरिएंटेड मार्केट होती थी जो शिफ्ट होकर कस्टमर्स ओरिएंटेड मार्केट में कन्वर्ट हो गई। प्रोड्यूसर्स ओरिएंटेड मार्केट की क्या फिलॉसफी थी, प्रोड्यूस एंड सेल, पहले सामान को बना लो और फिर उसके बाद जो बनाया है उसे बेच दो। लेकिन बाद में शिफ्ट किस पर हो गया, आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। पहले कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करो और फिर वही बनाओ, वही प्रोड्यूस करो जो कस्टमर्स को चाहिए और फिर उसके बाद सेल करो। अनदर इंपैक्ट वाज लॉस ऑफ सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। पीएसयूज जो थी उनको सर्वाइव एंड ग्रो करने के लिए अपने ही रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ा, अदरवाइज दे हैड टू फेस द डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। तो सरकार का जो बजट अलॉटेड होता था पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, वो सरकार ने कम कर दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोर एम्फेसिस ऑन दी एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा, बहुत ज्यादा फोकस एक्सपोर्ट पे शिफ्ट हो गया ताकि फॉरेन एक्सचेंज मैक्सिमम अर्न किया जाए। अभी भी जो करंट गवर्नमेंट है उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लाइक मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो एक्सपोर्ट पर ही फोकस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अर्न द मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज। तो बच्चों बस एक यही टॉपिक था कि एक्चुअली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 1991 में आई थी
उसके 3 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और इन तीनों मेजर कंपोनेंट्स की वजह से what were the major impacts that could be seen on business and industry that you should know। तो ये सारी हेडिंग्स और एक्सप्लेनेशन आप याद कर लीजिए, टोटली एनसीईआरटी से इसे पूरी तरह से दोबारा से रीड करिएगा और उसके बाद आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या जो अर्लियर टॉपिक्स हम कवर अप कर चुके हैं, दैट यू विल बी एबल टू आंसर इन सेकेंड्स। तो बच्चों चैप्टर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 1, 2 एंड चैप्टर 4, 5 इसमें कोई चेंज नहीं है सीबीएसई और सीयूईटी के सिलेबस में, सिर्फ चैप्टर 3 का एक टॉपिक था जो हमने आज कवर अप कर लिया है। तो मेरे हिसाब से आपके 1 से लेके 5 तक के सारे चैप्टर्स प्रिपेयर हो गए सीयूईटी के लिए। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इन सारे टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन की, उसको दोबारा से देख लीजिए। और जो मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखी है वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन है, तो अगर आप उन टॉपिक्स को दोबारा से देख लेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आप सीयूईटी का कोई सा भी क्वेश्चन बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। So see you next time with the explanation of the topics from the other chapters, staffing, directing and controlling for CUET preparation. Till then, goodbye, stay healthy and connected.